मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इस वीडियो में हम समरी देखेंगे। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। एलिमेंट्स को मेनली हम दो ग्रुप में बदल सकते हैं, एक तो हो गया मेटल, दूसरा हो गया नॉन मेटल। मेनली मेटल एंड नॉन मेटल ही होता है, दो प्रकार। एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल। ऐसे सभी एटम्स जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन देके, वो सारे मेटल कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम का होता है 2 एक इलेक्ट्रॉन दे के Na+ बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसलिए सोडियम मेटल है। पोटेशियम का वैसे ही होता है, कैल्शियम का वैसे ही होता है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, इस कारण इनको मेटल्स कहा जाता है। मेटल्स आर लस्चीरियस, मेटल्स का जो मतलब मेटल देखने में चमकदार होते हैं, हमेशा लस्चीरियस होते हैं। दूसरा डक्टाइल होते हैं, उनको खींच के लंबी तार बना सकते हैं। हम कोई मेटल हो उसको खींच के लंबी तार बना सकते हैं, इसलिए वो डक्टाइल होते हैं। तीसरा मेलेबल होते हैं, मेटल्स को पीट पीट कर हम लंबी चादर बना सकते हैं, इसलिए उन्हें मेलेबल कहा जाता है। चौथा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जैसे कि लोहा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मली जो है सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है। और ये एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड, तो उसका आंसर मर्क्यूरी है कि मर्क्यूरी जो है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है रेदर देन अदर मेटल्स जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स दैट आर बेसिक इन नेचर। ऑलमोस्ट सारे मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। इसके बाद रस्टिंग वगैरह का प्रोसेस भी आता है। तो ऑलमोस्ट सारे मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है वो दोनों तरीके का नेचर दिखाता है, कभी वो एसिडिक नेचर दिखाता है, एसिडिक ऑक्साइड के जैसा नेचर दिखाता है, कभी वो बेसिक ऑक्साइड के जैसा नेचर दिखाता है, इसलिए उसको एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं। तो वो दो हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। इस पे क्वेश्चन आता है कि मतलब जैसे वाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स लाइक एसिड एंड बेस बोथ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसमें बताना पड़ता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरीके से एसिड की तरह बिहेव करता है, फिर इस तरीके से बेस की तरह करता है, क्यों करता है, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बस दो ऐसे मेन ऑक्साइड्स हैं जो कि मेटल के ऑक्साइड हैं, उनको बेसिक बिहेव करना चाहिए, पर वो दोनों तरीके के बिहेव करते हैं, कभी बेसिक बिहेव करते हैं, कभी एसिडिक बिहेव करते हैं। फिर मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ देम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड नोन एज एल्कलाइज। कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं हाइड्रोक्साइड्स नोन एज एल्कलाइज। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक्सेप्ट अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स such as Cu, Hg, Au, Ag, Pt, etc. All metals react with dilute sulfuric acid, hydrochloric acid to produce salt and hydrogen gas. मतलब कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स हो गए जैसे कि Cu, Hg, Au, Ag, Pt को छोड़ के सभी जितने मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। मोस्टली पूछा जाता है कि रिएक्टिव मेटल दिस है, वो जो है वो क्यों, वो कौन सा गैस देता है, मतलब रिएक्टिव मेटल मतलब फेरस या फिर जो भी रिएक्टिव मेटल हो फेरस टाइप का, उनका पूछा जाता है कि व्हाट इफ रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच गैस इज प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक्वा रेजिया क्या है, अरे नहीं, अच्छा हाँ, एक्वा रेजिया क्या है, इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो ऑफ 3:1। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, और रेशियो क्या होता है 3
3:1 के रेशियो पे एक्वा रेजिया बनता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो ऑफ 3:1। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्ले द comparatively less reactive metal from its compound to in aqueous solution और इन मोल्टल फॉर्म। मतलब वही रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्ले द कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल। वही मतलब है इस पॉइंट का कि कोई भी रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्टिव मेटल होता है जो जिस सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है उसका, अगर उसमें कोई कम रिएक्टिव मेटल है तो वो उसकी जगह ले लेता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देता है। यही बात बताई गई है। फिर मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है उसमें मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेड हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड होता है जैसे डाइल्यूट H2SO4 है। अब मेटल्स जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं। इसी कारण वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जो ऊपर पॉइंट था हाइड्रोजन गैस क्यों निकल रहा था, उसका कारण यही है कि जो मेटल्स जो होते हैं ना, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। इसी कारण जो है हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे, जबकि लेस रिएक्टिव नहीं निकाल रहे थे जो कि हाइड्रोजन के नीचे थे। फिर हाइड्रोजन आल्सो हैव नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बट ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब एक सवाल है कि हाइड्रोजन क्यों रिएक्टिविटी सीरीज में जबकि वो नॉन मेटल है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है H+ बना लेता है, आयन H+ आयन बना लेता है और H- आयन भी बना लेता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, H+ आयन बनाता है। इस कारण उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है क्योंकि वो मेटल की तरह बिहेव करता है। नॉन मेटल्स आर दोज विच फॉर्म नेगेटिव आयन्स बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन। तो वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो नेगेटिव आयन बना लेते हैं, वे सारे नॉन मेटल कहलाते हैं। जैसे कि क्लोरीन माइनस बना लेता है इसलिए क्लोरीन नॉन मेटल है, फ्लोरीन माइनस बना लेता है इसलिए फ्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। Non-metals do not react with dilute acids to release hydrogen gas. Non-metals कभी भी dilute acid से react करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। They react with hydrogen to form hydrides. Non-metals जो हैं वो कभी भी हाइड्रोजन dilute acid से reaction करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, जबकि reactive metals जो है वो react करते हैं dilute acid के साथ और हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि non-metals कभी भी हाइड्रोजन के साथ डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। नॉन मेटल्स हमेशा हाइड्राइड्स बनाते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। मतलब वे सभी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं, यानी कि खनिज, मिनरल्स वे सारे मेटल्स एलिमेंट वो सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, ये ओर से डिफरेंट होता है, ओर अलग चीज़ है, मिनरल अलग चीज़ है। इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स। तो वही डिफरेंस है कि मिनरल्स जो होता है वो डायरेक्ट अर्थ क्रस्ट का होता है, उससे फिर हमारे कोई मतलब नहीं कि वो प्रॉफिटेबल है इनप्रॉफिटेबल है, उससे मेटल निकालना हमारे लिए सहज है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी सारे कंपाउंड्स हमको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो सारे ओर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जबकि और वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हमको किसी एलिमेंट को यानी मेटल को निकालना आसान हो। तो वही सेकंड लाइन है कि मिनरल्स फॉर्म विच मेटल्स कैन बी एक्सटेंडेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। यानी वे सारे, ऐसे तो सारे अर्थ क्रस्ट में जितने कंपाउंड्स मिलते हैं वो सारे मिनरल्स होते हैं, पर वे सारे जो उनमें से मिनरल्स में से भी वे सारे जो जिनसे प्रॉफिटेबली हम मेटल्स को निकाल सकते हैं वो ओर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो 2 नंबर में पूछ सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल गैंग, मतलब जो ओर में अनवांटेड मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है, फ्रॉम
द ओर इज कॉल्ड इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर. Next point is the process of purification of the metal obtained after reduction is called refining of metals. May metals like Cu, Sn, Ni, Ag, etc. are refined electrolytically. मतलब many metals like Cu, Sn, Ni, Ag are refined electrolysis के द्वारा. ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था. रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजिंग. तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम 2-3 तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. तो गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, जिंक की उस पर परत चढ़ा के. तो क्या होता है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो आयरन से पहले रिएक्ट कर लेता है. तो उस तरीके से हम आयरन को बचा सकते हैं रस्टिंग से. दूसरा होता है मेकिंग एलॉयज़, या तो फिर एलॉयज़ बना लो. तो आयरन का अगर एलॉयज़ बना लेंगे तो हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे, प्लस में उसको रस्टिंग से भी बचा पाएंगे. तीसरा है पेंटिंग. आयरन के ऊपर किसी चीज़ की पेंटिंग कर देने से, मतलब कलर पेंटिंग कर देने से क्या होता है, वो आयरन के जो एटम्स है वो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में नहीं आते, नेचर में उपस्थित ऑक्सीजन के, तो वो रस्टिंग नहीं होता, फिर प्रोसेस नहीं हो पाता, या फिर पानी के भी कांटेक्ट में नहीं आते वो. फिर ग्रीजिंग और ऑयलिंग. ग्रीजिंग और ऑयलिंग कर देने से आयरन में वही बात है कि वो फिर नेचर के ऑक्सीजन पानी से कांटेक्ट में नहीं आ पाते और रस्टिंग नहीं होता है आयरन के अंदर. और टीन प्लाटिंग और क्रोमियम प्लाटिंग ये सब है रस्टिंग ऑफ आयरन के तरीके. तो मेनली गैल्वेनाइजिंग, मेकिंग एलॉयज, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग यही मेन है. फिर एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ नॉन मेटल्स. तो एलॉय क्या होता है अगर पूछे तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 मेटल्स का, 2 से अधिक मेटल्स का, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का. इस टाइप के जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, वो एलॉय होते हैं. तो एक क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. तो यहाँ है हमारे पास कॉपर, सिल्वर, सोडियम और टंगस्टन. तो टंगस्टन का इनमें से जो है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है. कॉपर, सिल्वर, सोडियम की तुलना में टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द मेटल्स. जितने मेटल्स का नाम यहाँ दिया है उनमें टंगस्टन जो है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है. द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द वायर इज नोन एज. तो मेटल को लंबा खींच करके तार बनाने की जो वो एबिलिटी है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं. कोई मेटल जितने ज़्यादा डक्टाइल होगा वो उतनी आसानी से वायर की तरह खींचा जा सकेगा. तो दोज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द वायर इज नोन एज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी, कोई कितना डक्टाइल मेटल है वो इससे पता चलता है कि उसको कितनी आसानी से हम वायर की तरह खींच सकते हैं.